म्यूचुअल फंड में यदाकदा स्कैम की खबरें आती रहती हैं और पिछले 4-5 वर्षों में ये 2-3-4 खबरें आ गई हैं। सबसे पहले अभी 2020 में फ्रैंकलिन इंडिया टेम्पल्टन फंड्स के स्कैम के बारे में बातें हुई थी, जबकि उन्होंने अचानक 6 डेट म्यूचुअल फंड्स को बंद कर दिया। हालांकि बाद में सेबी ने इसमें इंक्वायरी की और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया म्यूचुअल फंड पे डेट म्यूचुअल फंड इशू लॉन्च करने के पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था और कुछ उनको पेनल्टीज भी की। फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड की बारी आई, जिसमें फ्रंट रनिंग केस का कुछ एलिगेशन लगा था। हालांकि बाद में उन्होंने 16-17 लाख पेनल्टी देके इस बात को रफा दफा किया। फिर लेटेस्ट अभी 2024 में क्वाड म्यूचुअल फंड में अगेन फ्रंट रनिंग का केस की बातें हो रही हैं। हालांकि वो अभी अंडर इंक्वायरी है, सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी निर्णय आएगा आएगा वो आप सबको मालूम हो जाएगा। अभी एक मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का 1830 करोड़ रुपए लॉस्ट हो गया, जो कि इन्वेस्टर के पैसे थे। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगस्त 8, 2024 को सेबी ने एक नोटिस जारी किया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों नहीं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के 88.06 करोड़ रुपए की मैनेजमेंट फी को वापस कर इन्वेस्टर को दे दिया जाए और कुछ अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए उसको डिबार किया जाए। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन जो सेबी ने पूछी है, इसका एक कारण है कि सेबी को आशंका है कि देयर इज क्विड प्रो क्यो अरेंजमेंट। हालांकि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। इसको सीधे साफ शब्दों में कहें तो मैं आपको फेवर करूं, आप मुझे फेवर करें और हम दोनों मिलके तीसरी पार्टी को चूना लगा दें, जो कि सेबी सोच रहा है कि तीसरी पार्टी इन्वेस्टर्स है, जिसका 1830 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। सेबी ने क्विड प्रो क्यो एलिगेशन क्यों लगाया है, इस पर चर्चा करने के पहले हम कुछ के बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। सबसे पहली बात, आज जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, 2019 मार्च 2019 के पहले ये रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करते थे। इसका मतलब मार्च 2019 तक रिलायंस म्यूचुअल फंड था और मार्च 2019 में इसका नाम चेंज हो गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। चूँकि ये चूना लगाने की कहानी जो है ये 2016 से 2020 की है, इसका मतलब उस टाइम 2016-17 में रिलायंस म्यूचुअल फंड थे। दूसरी बात, रिलायंस कैपिटल 3 कंपनी की पेरेंट एंटिटी थी। वो कंपनी थी रिलायंस म्यूचुअल फंड, करीब 2,900 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये दोनों बातों का ध्यान रखिए। जैसे पहले बताया कि इशू किया रिलायंस म्यूचुअल फंड, आज का दिन रिलायंस इंडिया म्यूचुअल फंड है और रिलायंस कैपिटल था रिलायंस म्यूचुअल पेरेंट एंटिटी थी रिलायंस म्यूचुअल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस की और जनाब एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। इस पूरे एपिसोड में ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। यदि किसी कॉर्पोरेट को रिलायंस पैसे रिलायंस होम फाइनेंस रेज करने होते हैं तो ये कमर्शियल फाइनेंस करते हैं। चारों एंटिटी इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट प्लेयर्स या और कोई प्लेयर्स इस को फाउंडर राणा कपूर परचेज करते हैं और उसके बदले जरूरी है आपको। इसका मतलब और ये जनवरी 2019 तक जब से यस बैंक स्टार्ट हुआ, इंसेप्शन से लेकर जनवरी 2019 तक ये यस बैंक के एमडी और रिलायंस होम फाइनेंस, हालांकि बाद रिलायंस म्यूचुअल फंड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने यस बैंक। बताने का पर्पस ये है कि ये सारी बैकग्राउंड में स्टोरी रखेंगे, फिर आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। कहानी स्टार्ट होती है जनवरी 2017 से, जब यस बैंक ने 500 करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस म्यूचुअल फंड को दिया। इसके बाद अक्टूबर 2017 में रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस म्यूचुअल फंड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने 2,900 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया, जिसको यस बैंक ने परचेज किया। यानी हम सीधे साफ शब्दों में कह सकते हैं कि यस बैंक ने 2,900 करोड़ का और लोन दिया इन तीनों एंटिटीज को, जिसकी पेरेंट एंटिटी रिलायंस कैपिटल थी। और इस हिसाब से देखते हैं कि 3400 करोड़ के आसपास यस बैंक ने लोन दिया रिलायंस कैपिटल के एंटिटी को, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड थे, रिलायंस होम फाइनेंस थे और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस थे। अब जनाब ये तो समथिंग फॉर समथिंग, अभी यस बैंक ने ओवलाइज किया रिलायंस ग्रुप को। अब इसके एवज में यस बैंक ने AT1 मीन्स एडिशनल टायर 1 बॉन्ड
2,850 करोड़ का इशू किया, जिसे कि इन तीनों एंटिटी रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने परचेज की। अब जनाब एक साइड में देखें कि 3,400 करोड़ का लोन यस बैंक ने इन रिलायंस ग्रुप को दिया और रिलायंस ग्रुप ने 2,800 करोड़ का लोन यस बैंक को दिया और रिलायंस ग्रुप ने जो 2,800 करोड़ का लोन यस बैंक को दिया उसमें एक पार्टिसिपेंट्स रिलायंस म्यूचुअल फंड थे और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने वो पैसे इन्वेस्टर के पैसे दिए। हालांकि एडिशनल टायर 1 बॉन्ड जो होता है वो कोई भी बैंक अपना कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाजार में इशू करता है और बाजार के मार्केट प्लेयर्स उसको परचेज करते हैं, यानी मार्केट प्लेयर्स को लोन देते हैं। और मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से यस बैंक को रिस्ट्रक्चर प्लान के तहत T1 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया गया। हालांकि जनाब ये निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा लिया गया है, लेकिन वो बॉन्ड जो परचेज किया गया था 2,800 करोड़ के आसपास का बाय द रिलायंस कैपिटल ग्रुप, जिसमें रिलायंस म्यूचुअल फंड, उस टाइम का रिलायंस म्यूचुअल फंड, बाद में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जिसका नाम हो गया, वो भी इन्वॉल्व था। निश्चित रूप से वो जो पैसे रिलायंस ग्रुप ने या रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक को दिए थे वो पैसे इन्वेस्टर्स के थे और ऑन दिस अकाउंट, और इस कारण से जो इन्वेस्टर्स के जो टोटल लॉस हुए वो 1,830 करोड़ के लॉस हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये ट्रांजैक्शंस जो हुए 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के, इसके एवज में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 88.6 यानी 88 करोड़ 60 लाख रुपए का मैनेजमेंट फ़ी चार्ज किया है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने moneycontrol.com की रिपोर्ट के अनुसार के हवाले से ये कहा गया है कि सेबी ने 8 अगस्त 2024 को नोटिस इशू किया है और उनको कहा है कि क्यों नहीं ये 88.6 करोड़ का जो मैनेजमेंट फ़ी है इसको वापस ले लिया जाए और उनको कुछ अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए डिबार कर दिया जाए। और जनाब ये कहानी जो भी हो, 88 करोड़ वो वापस हो वापस ना हो, लेकिन उसका क्या होगा जो कि रिलायंस म्यूचुअल फंड, एर्स्टवाइल रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स के पैसे को 81 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और जो बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के इंटरवेंशन से उसको राइट ऑफ कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लैरिटी, ये जो सोशल मीडिया पे कहानी चल रही है, स्पष्ट हो गया होगा। थैंक यू।